सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू। और आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर जिसका नाम क्या है, मोल कंसेप्ट, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बात रहा कि ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरा फिजिकल डिपेंड करता है कि अगर आप इस चैप्टर को कितने डेप्थ में पढ़ते हैं उतना ही आपका फिजिकल स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगा। बता दे रहे आपको कि ये जो मोल कंसेप्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको बता दें कि जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, या गैसीय स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, जिसको हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये सारा चैप्टर सब इसी से लिंक्ड है। मतलब अगर कहीं पे भी सबसे अच्छा क्वेश्चन बनने वाला होगा वो इस चैप्टर को ऐड करेगा ही करेगा। मतलब कि मोल कंसेप्ट हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो भी मोल कंसेप्ट सिंपल वो नहीं, जो सिंपल 3 फॉर्मूला जानते हैं मोल कंसेप्ट का, वो नहीं। आज हम बताएंगे कि रियल मोल कंसेप्ट क्या होता है, जिससे हम लोग काफ़ी दूर है। हम लोग सिर्फ करते क्या है, क्या करते हैं, बस 3 फॉर्मूला याद रखते हैं और थोड़ा थोड़ा कुछ बेसिक टर्म याद रखते हैं, बस इतना ही मोल कंसेप्ट नहीं है। मोल कंसेप्ट आज हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखा जाए कि मोल कंसेप्ट, राइट, तो मोल कंसेप्ट, ये चैप्टर है मोल कंसेप्ट। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये इसलिए होता है क्योंकि इसका रोल सबसे ज़्यादा आपका इक्विलिब्रियम में होता है, इक्विलिब्रियम। ठीक, सेकेंड आपका है क्या, थर्मोडायनामिक्स, क्या थर्मोडायनामिक्स। और तीसरा जो आपका है वो आपका हो गया लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, या इसको आप सॉल्यूशन चैप्टर से मेंशन आपके एनसीईआरटी बुक में, राइट। तो ये जो चैप्टर, इस तीनों चैप्टर में आपका भर भर के मोल कंसेप्ट यूज किया गया है। मतलब मोल कंसेप्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं क्या मोल कंसेप्ट। तो ये समझ गया कि क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। अब देखिएगा, मोल कंसेप्ट हालांकि देखा जाए तो पूरा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो क्रिएशन हुआ है कहाँ से हुआ है, एटम से हुआ है। ठीक, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं एटम के बारे में। जैसे कि अगर हम सिंपल बात बोले कि मोल, ठीक, तो अगर एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, एन इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट बाई एटॉमिक वेट, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, यही होता है मोल का फॉर्मूला। एक सिंपल फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये तो गिवन वेट तुमको पता होता है, एटॉमिक वेट। अब एटॉमिक वेट कहाँ से आएगा, एटम से आएगा। अगर यहाँ पे मोलिक्यूलर वेट होता तो क्या होता, मोलिक्यूल से आता। तो बात यहाँ पे इतना ही ख़त्म नहीं होती है कि ये एटॉमिक वेट है तो हो जाएगा। अब देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा चीज़ों को। जैसे हम बात करें कि कोई भी, आज सिंपल बात बोल रहे हैं कि अगर एटॉमिक मास, तो एटम का मास, राइट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि एटम में, ध्यान सुनिएगा, एटम जो मेरे पास है, एटम्स, इसमें क्या क्या होता है। मान लीजिए कि ये मेरे पास एटम है, ठीक, ये यहाँ पे क्या आपका न्यूक्लियस है, राइट, क्या न्यूक्लियस। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है न्यूक्लियस में, जिसको न्यूक्लियन भी बोलते हैं, क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम आपसे पूछे कि कोई एक एटम है, ये कोई एटम है, ठीक, और इस एटम का एटॉमिक मास आपका मान लीजिए कि 20 AMU है। कितना, 20 AMU। ठीक, तो 20 AMU जो मास है वो किसका मास है, इसमें जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है उसका है या इलेक्ट्रॉन का है, किसका है। तब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी कि इतना तो कहीं हम सोचे ही नहीं थे। ठीक, तो आज हम लोग सोचेंगे, ठीक, कि ये जो एटॉमिक मास है ये किसका है, N प्लस P प्लस इलेक्ट्रॉन, आई मीन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास है, या सिर्फ इस दोनों का मास है। और इस दोनों का मास है तो इसका मास क्यों नहीं है, ये सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया जा सकता है और मिलेगा भी। ठीक,
तो सिंपल अगर बात करते हैं थोड़ा सा, मतलब ये हम एक क्वेश्चन जनरेट किए कि हम लोग एटॉमिक मास तो पढ़ते हैं, लेकिन किसका एटॉमिक मास? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेते हैं? ठीक, तो थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस यहाँ पे करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखा जाए, अगर हम सिंपल बात करें तो हम लोग को पता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, राइट। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये होता है आपका 1.6 इंटू अराउंड हम ले रहे हैं -31 kg। और एक और क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे क्या, प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻31 27 kg होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मास, किसका? मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। हालांकि देखा जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं होता है, लेकिन हम बस समझाने के लिए ले रहे हैं कि इस दोनों का मास नियरली सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसका मास थोड़ा ज़्यादा होता है, किसका? न्यूट्रॉन का एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। लेकिन इतना छोटा मास है कि हम लोग इसको बराबर ले सकते हैं न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को भी, ठीक। लेकिन देखा रियलिटी देखा जाए तो वो क्या, न्यूट्रॉन का बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा मास होता है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और इसका कितना है? -31 kg, मतलब पूरा। अब अगर हम इस दोनों का कंपेरिजन करें तो इससे ये कितना टाइम्स ज़्यादा है? तो देखा जाए तो कितना है? 10,000, मतलब 10,000 टाइम्स इससे क्या ये ज़्यादा है। कौन? आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस दोनों के मास में कितना, 10,000 टाइम्स, मतलब देखा जाए कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 10,000 ज़्यादा गुना है, ठीक। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसको नेगलेक्ट करते हैं और इसका मास लेते हैं, ठीक। अब बात रहा कि मास तो लेते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये यहाँ पे एक और जनरेट होता है कि एटम सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम एटम हम बना सकते हैं। अगर हम आपको सोडियम एलिमेंट दे दें, ठीक, एलिमेंट सोडियम दे दें, तो क्या आप सोडियम एलिमेंट से एटम बना सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, आप नहीं बना सकते हैं। अब तो क्या कर सकते, तो इसका तो हमको मास निकालना, क्योंकि हम एटम का मास निकाल रहे हैं और एटम तो हम लोग नहीं खुद से बना सकते हैं। तो कैसे होगा? सोचा जाए, एटम मेरे पास तो नहीं ना बना सकते। एटम क्या होता है? इनविजिबल होता है, जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक। तो एटम जब मेरे पास नहीं है तो उसका मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्रिएट होता है न्यू थिंग, मतलब यहाँ पे आप पता चलेगा आपको कि इसका मास निकालते कैसे हैं, किसका? एटम का। देखिए ये सब जो हम बातें कर रहे हैं ये सब बियॉन्ड द केमिस्ट्री है। मतलब देखा जाए तो आप लोग नीट जेईई का अगर प्रिपरेशन करते होंगे तो आप लोग को ये सब चीज़ नहीं पढ़ने को मिलता होगा। आपको सिंपल क्या, N=W/m और एक एवोगाड्रो नंबर वाला और एक आपका एट 22.4 लीटर पे जो होता है आपका NTP STP पे वॉल्यूम पे, वो 3 फॉर्मूला पढ़ते होंगे। हालांकि वो गलत भी नहीं है, सही भी है, लेकिन वो कैसे आया, क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है, बहुत सारा केमिस्ट्री आपको नहीं पता है। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री मिलेगा, ठीक। तो समझ में आ गया, लेकिन बात रहा यहाँ पे ये क्यों बात कर रहे हैं, इसका क्या कनेक्शन एटम से। तो देखा जाए अभी हम बोले क्या कि ये जो मास होता है ये इसका क्या होता है, न्यूक्लियन का मास होता है। लेकिन न्यूक्लियन में देखा क्या होता है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन होता है। इसी कारण से इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। इसमें किसका मास लेते हैं हम लोग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास लेते हैं किसमें, ये हो गया। तो अगर हम बात करें, जैसे ध्यान समझिए मेरी बातों को, कि कोई भी अगर एक एटम है, सिंपल मानते हैं कि कोई एक एटम है, ठीक। एक एटम में कितना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, ठीक। तो हम ये कैसे बता सकते हैं, जब तक कि हमको उसका एटॉमिक नंबर पता ना हो, ठीक। तो अगर हम सिंपल बात करें कि मेरे पास एक कोई एटम है, ठीक, उसमें एक तो चीज़ तो है कि N+P तो होगा,
कितना होगा नहीं जानते, तो इसको हम सिंपल क्या मानते हैं कि n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और n नंबर ऑफ क्या है प्रोटॉन होगा, ठीक। और n इलेक्ट्रॉन भी मान सकते हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मास एटम का जो लेते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास प्लस एक न्यूट्रॉन का मास एंड एक प्रोटॉन का मास प्लस कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, राइट। उसको बोलते हैं हम लोग एक एटम का मास बोलते हैं। थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं चीज़ों को, इसको हम मिटाते हैं, ठीक। अब हम सिंपल बात करें कि मास ऑफ एटम बात करें तो क्या होगा, बोलेंगे A इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये बोल सकते हैं क्या, A इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम भी बोल सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि ये जो मास ऑफ एटम जो लिखे ये वाला, ये जो लिखे ये क्या है, ये कहाँ से आया, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, ठीक। तो थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि आया कहाँ से। हालांकि फॉर्मूला यही होता है, एक मास, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आपका मास नंबर। जैसे आप मान लें कोई एक एटम है, तो आपको पता है ना यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। यहाँ जैसे मान लीजिए कि हम सोडियम लेते हैं, कितना सोडियम कितना होता है यहाँ पे 11, इससे कितना था 23, ये क्या हुआ, इसका मास नंबर हो गया, राइट। ये आप तो पता ही है सब क्या होता है। तो ये है आपका मास नंबर। तो अब देखिए यहाँ पे ये आया कैसे, और ये जो आपका वैल्यू ये वाला, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। तो देखा, इसको हम लिख सकते हैं A इंटू AMU। अब आपके मन में आया कि ये AMU, आप क्लास 9th में अगर देखोगे, क्लास 9th में पढ़ना था AMU के बारे में, ठीक। तो AMU हम लोग पढ़े थे, वहाँ पे AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ये तो हो गया क्या, उसका फुल फॉर्म हो गया। लेकिन रियल में होता क्या है AMU, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, एटम का वो छोटा सा भाग, क्या, एटम का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिससे मास डिफाइन किया जाता है। मतलब एटम का वो छोटा सा यूनिट, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मास को डिफाइन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आया। तो AMU का मतलब समझ में आ गया जो बात की। अब बात रहा है ये जो आया कहाँ से। अभी आपको बोले कि मान लीजिए इसको तो हम प्रूव करते हैं, ठीक, कि आया कैसे, क्योंकि ये तो हो गया क्या, मास ऑफ एटम निकालने। देखिए आपको लग रहा होगा कि अभी तक तो ये हम कोई पढ़े नहीं थे। हालांकि देखा जाए तो हम लोग क्या पढ़ते थे, एटॉमिक मास पता है, एक मोल का मास जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, यही सब लोग जानते हैं। लेकिन ये सब आपको अगर पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्ट आएगा। जैसे आपको बता दें कि 1 एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, पता है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, आयन, मोलिक्यूल, आप बोल सकते हैं क्या, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब बोल सकते हैं। लेकिन हम उतना ही क्यों ले, मतलब 1 मोल इक्वल टू 1 एवोगाड्रो नंबर क्यों ले, हम लोग को पता है ये ले, लेकिन क्यों ले। मेरा जब इतना जो गंदा नंबर है यहाँ पे देख लिया जाए, थोड़ा सा हम आगे बात कर रहे हैं तो, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको, आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है 23 जो है एटम या मान ली पार्टिकल, ठीक। तो यही हम क्यों ले, 1 मोल इतना ही क्यों ले, इतना गंदा नंबर लेने से अच्छा है कि हम सिंपल कोई लेंगे, 100, 200, 300, सिंपल हमको लेना ही है। तो 1 मोल इक्वल टू इतना हम क्यों ले, ये आया कहाँ से। अगर हम मेरा मानना कि नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं, आप प्रूव कीजिए, आप इसको प्रूव कीजिए, क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं, मतलब हम नहीं, आप लोग आ गए हैं 11th और 12th में। तो नीट जेईई में हालांकि नहीं पूछता, लेकिन ये होता है क्या कि आपको रीजन जानना कि हाँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा
तो ये क्यों होता है? आप अगला वीडियो में इसका आंसर हम देंगे, लेकिन तत्काल आप इसका आंसर खुश रखिए कि 1 मोल इक्वल टू इतना ही पार्टिकल या एटम्स क्यों होता है, हम क्यों ले। ठीक, इसको अभी यहीं पे रोकते हैं।